नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, केरल में जो स्थानीय निकाय का चुनाव है वो 2 चरण में हुआ था, 11 नवंबर और 13 नवंबर को, और आज उसका परिणाम आया। आज जब परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के हक में एक चौंकाने वाला परिणाम आया। छोटी छोटी कई उपलब्धियां रही, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि रही भारतीय जनता पार्टी की कि भारतीय जनता पार्टी केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। और भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा किस प्रकार से? भारतीय जनता पार्टी ने 45 वर्षों से अभेद्य किला बना हुआ तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा किया है। किसका किला है? तो एकदम भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीयों की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी एक दक्षिणपंथी पार्टी के रूप में केरल की राजनीति में जानी जाती है। और इस दक्षिणपंथी पार्टी ने, उत्तर भारत की दक्षिणपंथी पार्टी ने वामपंथी दक्षिण भारत में, जहां वामपंथियों का एक अंतिम किला कह लीजिए आप कम्युनिस्टों की, आज वर्तमान में पूरे देश भर में केवल एक राज्य में सरकार है, केरल में लगातार 10 वर्षों से सरकार है। और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जहां की 45 वर्षों से लगातार 1980 से लेकर अब तक वहां की म्युनिसिपैलिटी पर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर लगातार कम्युनिस्ट पार्टी का, यूडीएफ का, एलडीएफ का लगातार कब्जा रहा है। उस एलडीएफ को 45 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी अपदस्थ करने में कामयाब रही है। आज जब परिणाम आया तो 101 सदस्यीय जो नगर निगम है उसमें भारतीय जनता पार्टी 50 वार्ड पार्षद को जिता पाने में कामयाब रही। और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि वामपंथ का अंतिम किला जो केरल है, अंतिम दुर्ग कह लीजिए, वो लगभग वहां से भी वामपंथ के पैर उखड़ने की ये एक आपको आहट कह सकते हैं आप सुनाई दे रही है। क्योंकि ठीक आज से 5 महीने बाद केरल में चुनाव है। 4 अन्य राज्यों के साथ, दक्षिण भारत में तमिलनाडु और पुडुचेरी केरल के साथ ही पूर्वी भारत में बंगाल और असम में भी विधानसभा चुनाव होने हैं आगामी मई महीने में। और उससे पहले यह चुनाव, स्थानीय निकाय का चुनाव, एक सेमीफाइनल माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल में तिरुवनंतपुरम, केरल की राजधानी में भारतीय जनता पार्टी का मेयर होगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और भारतीय जनता पार्टी की इस विजय पर शशि थरूर ने बीजेपी को बधाई दिया है। इसे हम 2 नजरिए से देख सकते हैं। एक तो नजरिया कहता है कि जो भारत की एक लोकतांत्रिक परंपरा रही है, जिसमें कि किसी भी अपने प्रतिद्वंदी को जीतने के बाद, चुनाव जीतने के बाद उसे शुभकामनाएं और बधाई देने की एक अद्भुत लोकतांत्रिक परंपरा रही है, जहां पर चुनाव में जीत और हार व्यक्तिगत दुश्मनी में कभी बदलती नहीं है। लेकिन अगर इन 10-15 वर्षों के राजनीतिक भारत की यात्रा को देखेंगे, जहां पर कि प्रतिद्वंदी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि लगभग प्रतिद्वंदी न होकर एक अलग प्रकार की राजनीति देश के अंदर दिखी है। उसमें एक दृष्टि यह है कि शशि थरूर ने एक उच्च लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वाह किया। जब अपने ही संसदीय क्षेत्र में, तिरुवनंतपुरम से सांसद है शशि थरूर, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं, हार चुके हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, लगातार चौथी बार सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से। तो एक तो है उच्च लोकतांत्रिक परंपरा, लेकिन दूसरी तरफ लगातार जिस प्रकार से शशि थरूर लगातार, आप देखेंगे कि मैंने कई बार कहा है अलग अलग वीडियो में कि लगातार 6 महीने से शशि थरूर जो मोदी लाइन ऑफ एक्शन है, चाहे वो आंतरिक मामलों में या फिर विदेशी मामलों में, हर बार शशि थरूर ने जो नरेंद्र मोदी का लाइन ऑफ एक्शन है
उसका समर्थन करते हुए दिखे हैं। वहीं राहुल गांधी का जो कांग्रेस पार्टी जिससे सांसद है शशि थरूर, तो अपनी ही पार्टी के लाइन ऑफ एक्शन को वो उपेक्षा करते हुए दिखे हैं। विरोध नहीं किया है शशि थरूर ने, लेकिन उपेक्षा किया है। कई बार जब उनसे इस प्रकार के विवादों पर, चाहे वो ट्रंप टैरिफ का मामला रहा हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर का मामला रहा हो, चाहे वो सीज फायर का मामला रहा हो, चाहे वो प्रधानमंत्री का वो भाषण जिसमें लॉर्ड मैकाले के बारे में प्रधानमंत्री ने अपनी भावना व्यक्त की थी, हर मामले में अगर देखेंगे तो कांग्रेस का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके खिलाफ जाते हुए दिखे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण को समर्थन करते हुए शशि थरूर दिखे हैं। ठीक है, तो एक ये पक्ष है कि क्या इस बधाई को हम उस दृष्टि से देखें जब क्या शशि थरूर बीजेपी के नजदीक आने का प्रयास कर रहे हैं। अगर ये दूसरा पक्ष होता है तो पहला पक्ष हुआ स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा में जिसमें हर प्रतिपक्षी अपने प्रतिद्वंदी की सफलता के बाद उसे बधाई और शुभकामनाएं देता है। इस रूप में देखिए इसको कि तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी में जहां पर कि अगर एक और पक्ष है, इसका तीसरा पक्ष भी है। तीसरा पक्ष क्या है कि केरल की राजनीति में अगर देखेंगे तो केरल की राजनीति में जो पर्टिकुलरली जो वाम कम्युनिस्ट जब शासन में रहे वहां पर, तब आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उभार तो विगत 10 वर्षों के अंदर हो रहा है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है केरल में, लेकिन वहां पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जो है मुख्य रूप से रहा एलडीएफ और यूडीएफ के बीच। एलडीएफ मतलब सीपीएम एलडीएफ को लीड करती है और यूडीएफ को लीड करती है कांग्रेस पार्टी वहां पर। तो जब सीपीएम और यूडीएफ सत्ता में रही वहां तब आप देखेंगे कि विपक्षी कार्यकर्ताओं का, विपक्षी नेताओं का, विपक्षी समर्थकों का लगातार उत्पीड़न हुआ वहां। तो उत्पीड़न बीजेपी के कार्यकर्ताओं का भी हुआ, उत्पीड़न कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का भी हुआ। तो मुख्य भूमिका में चूंकि मुख्य विपक्ष कांग्रेस रही है तो इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस के समर्थकों का कम्युनिस्टों द्वारा उत्पीड़न ज्यादा हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तुलना में अधिक हुआ है। लेकिन केंद्र की राजनीति मतलब दिल्ली की राजनीति को प्राथमिकता देने के कारण कांग्रेस ने वहां पर जो वामपंथी दलों की द्वारा किए जा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ता और समर्थकों के उत्पीड़न के बावजूद इससे आंखें मूंदे रही कांग्रेस पार्टी। चूंकि कांग्रेस पार्टी को दिल्ली की राजनीति में या फिर केरल के अलावा बंगाल की राजनीति में कांग्रेस पार्टी को कम्युनिस्टों की आवश्यकता पड़ी। जैसे जब बंगाल में ममता बनर्जी जब बहुत काफी मजबूत हो गई तो आपको पता है 2016 का विधानसभा चुनाव और 2021 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी और सीपीएम ने तालमेल करके लड़ा। ठीक है, मतलब केरल में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट, लेकिन बंगाल में दोनों एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। केरल में लगातार प्रतिद्वंदी रहे हैं दोनों कांग्रेस और कम्युनिस्ट, लेकिन केंद्रीय राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में हर जगह राहुल गांधी के साथ वैसे ही मतलब जैसे अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के साथ रहे, वैसे ही कम्युनिस्ट पार्टी चाहे वो सीपीआई हो चाहे वो सीपीएम हो, सब के सब कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राजनीति करती रही है। मतलब जो दिल्ली और बंगाल की राजनीति में जो सहयोगी हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट, केवल दिल्ली और बंगाल की राजनीति नहीं बल्कि और कई अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे, चाहे वो तमिलनाडु हो, तमिलनाडु में भी इंडिया अलायंस कह लीजिए या पहले यूपीए कह लीजिए, हर में चुनाव लड़ते समय डीएमके के साथ जो गठबंधन बनता है उसमें सीपीआई भी होती है, सीपीएम भी होती है। अभी बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है, बिहार विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जिस गठबंधन में है उसी गठबंधन में सीपीआई सीपीएम भी है। तो ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है, सहयोगी के रूप में है कम्युनिस्ट पार्टियां। लेकिन केरल में ऐसा नहीं है। बंगाल में भी तब नहीं था जब बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी शासन में हुआ करती थी। तो क्या शशि थरूर का ये बीजेपी को बधाई देना
इस बात का प्रतीक है कि हम तो नहीं हरा पाए 45 वर्षों में कम्युनिस्टों को, हम तो नहीं हरा पाए कम्युनिस्टों को 45 वर्षों में, बीजेपी ने हराया, इसीलिए बीजेपी ने बड़ा काम किया है, इसीलिए बीजेपी को बधाई देना। तो ये 3 एस्पेक्ट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।